नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो छात्रों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। और इस पाठ के रचयिता हैं नागार्जुन। नागार्जुन एक बहुत ही अच्छे साहित्यकार थे। ये बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे निबंधकार भी थे। इन्होंने हिमालय की बेटियां नामक निबंध लिखा है, जिसमें इन्होंने हिमालय और नदियों के विषय में बताया है। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस पाठ के विषय में। हिमालय की बेटियां, अब बहुत अजीब सा शीर्षक है, हिमालय की बेटियां। हिमालय तो एक पर्वत है, पर्वत की बेटियां आखिरकार कैसे होती हैं? तो छात्रों, मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि यहां लेखक ने हिमालय पर्वत की बेटियां नदियों को बताया है। वही नदियां जिनको हम गंगा नदी, यमुना नदी, सरयू नदी और अलग अलग प्रकार की नदियों के नाम से जानते हैं। ये सभी नदियां हिमालय की बेटियां कैसे हुई, ये बात आपको पाठ में पता चल ही जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि हिमालय एक विशाल पर्वत है जो कि बर्फ से आच्छादित है, ढका हुआ है। उसी हिमालय की बर्फ जब पिघल कर नीचे आती है तो वह जलधारा के रूप में आती है और वही जलधारा नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। उन्हीं को हम गंगा नदी, यमुना नदी और अलग अलग नदियों के नाम से जानते हैं। पिता से उत्पन्न इन नदियों के कारण ही इन नदियों को हम हिमालय की बेटियां कहते हैं। और हम नहीं, नागार्जुन ने इनको कभी बेटी कहा है तो एक बार इन्होंने बहन भी कहा है। अलग अलग लेखकों ने इनको अलग अलग रूपों में पहचाना है और अलग अलग रूप से संबोधित किया है। यहाँ पर लेखक ने नदियों और पर्वत का मानवीकरण किया है। मानवीकरण का अर्थ होता है कि जब हम किसी निर्जीव वस्तु या प्राकृतिक जड़ पदार्थ को सजीव के रूप में देखते हैं, यानी उसमें भी प्राण है, वह भी मनुष्यों की तरह सोचता, समझता या फिर क्रियाएं करता होगा, तो इसे ही हम मानवीकरण कहते हैं। ये एक अलंकार भी है जिसको हम मानवीकरण अलंकार के रूप में जानते हैं। इस पूरे पाठ में नागार्जुन जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि हिमालय की ये बेटी किस प्रकार से जन्म लेती है, कैसे ये बड़ी होती है और फिर धीरे धीरे ये किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में पहुंचती है और हमारे पास मैदानी इलाकों में पहुंचने के उपरांत ये गंगा नदी, यमुना नदी एक विशाल माँ के रूप में कैसे परिवर्तित हो जाती है। वही बेटियां जो कि हिमालय की गोद से निकली थी एक नन्ही बच्ची की तरह, वह मैदानी इलाकों में आने के बाद माँ के रूप में दिखाई देती है। जानते ही हैं आप, हम गंगा माँ, यमुना माँ के रूप में इनको संबोधित करते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं पाठ हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। यहाँ पर कवि नदियों के विषय में बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैदानी इलाकों में जब वे नदियों को देखते थे तो वे लंबी चौड़ी बहुत बड़ी नदी उन्हें दिखाई देती थी और बड़ी ही शांत मुद्रा में दिखाई देती थी। जैसे आपने भी नदियों को देखा होगा तो विशाल नदी, चाहे वो गंगा हो या फिर यमुना हो, शांत स्वभाव में बहती हैं, बहुत ही धीरे धीरे, किसी संभ्रांत महिला की भांति। संभ्रांत का मतलब होता है सुसंस्कृत, यानी जो अपनी संस्कृति से प्रेम करने वाले होते हैं और संस्कृति के अनुरूप चलते हैं, उन्हें संभ्रांत कहते हैं। लेखक कहते हैं कि इन नदियों के प्रति उनके दिल के अंदर बड़ा ही आदर और श्रद्धा का भाव था। जिस प्रकार से हम अपनी माँ और दादी का सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, मौसी और मामी, इन सभी जो हमारी बड़ी घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, उनकी गोद में बैठकर हमें जो सुकून मिलता है, जो प्रेम मिलता है, वही प्रेम और सुकून
लेखक को नदियों में स्नान करते समय मिला करता था। आगे कहते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लेखक बताते हैं कि जब वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे तो विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से नदियाँ प्रारंभ होती हैं, वह पर्वतराज हिमालय है। हिमालय की बर्फ़ ही पिघल पिघल कर नदियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। उन्होंने हिमालय के ऊपर चढ़कर जब नदियों का एक नया रूप देखा तो वे बहुत ही हैरान हो गए, यानी कि आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि हिमालय से बहती हुई जो नदियों की धारा होती है, चाहे वो झरने के रूप में हो या फिर नदी के रूप में हो, वे बहुत ज़्यादा विशाल नहीं होती, बल्कि एक किसी बहुत चौड़े नहर या नाले के रूप में पर्वत के ऊपर से बहती हुई आती हैं और मैदानी इलाकों में आकर ये बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। और जब पर्वत से जलधारा गिरकर आती है नदियों के रूप में, तो वे बहुत तीव्र गति में होती है। चट्टानों और पत्थरों से टकराती हुई नदियों की धारा ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई छोटी लड़की उछल कूद कर रही हो। जैसी बच्चियों का स्वभाव होता है, घर में भी आपने देखा होगा, छोटी बच्चियों का स्वभाव होता है घर में चंचलतापूर्ण कार्य करना, उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसना। ये सभी लक्षण लेखक को हिमालय पर्वत से गिरती नदियों के अंदर दिखाई दिए। यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इनकी यह भाव भंगिमा, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है, मैदान में जाकर। जब ये नदियाँ मैदानी इलाकों में यानी हमारे क्षेत्र में आती हैं तो ये पूर्णतः शांत हो जाती हैं। लेखक आश्चर्य कर रहे हैं कि उस वक्त इनका यह उछलना, कूदना और हंसना कहाँ चला जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर मेरा जब ध्यान अटक जाता है, लेखक कहते हैं कि जब कोई छोटी लड़की होती है और वे उसे देखते हैं, उसकी चंचलता को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, इसी प्रकार से किसी छोटा सा कोई सुंदर सा फूल हो बहुत प्यारा और उसको भी देखते हैं, उसके भी सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, तब भी उन्हें इतना आश्चर्य नहीं होता जितना इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यहाँ पर कवि ने नदियों को बेटियां कहा है, जबकि पिछले पैराग्राफ में कवि ने नदियों को क्या संज्ञा दी थी, दादी माँ, माँ, मामी, मौसी, ये तमाम उपमाएं दी थीं। लेकिन अब कवि यहाँ पर इन नदियों को बेटियों की उपमा देते हैं, और वह इसलिए देते हैं क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वहाँ से इन नदियों का जन्म हुआ है, और जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वह छोटे रूप में होता है। हिमालय को इन्होंने यहाँ पर नदियों का पिता माना है, नदियों के पिता की उपमा दी है और नदियों को बेटी कहा है। और जब हिमालय पर्वत से नदियाँ उत्पन्न होती हैं तो वह छोटी लड़की के समान होती हैं, किसी छोटी सी सुंदर सी कन्या के रूप में। आगे कवि कहते हैं, कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैला के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है।
लेखक ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि जब नदियाँ हिमालय पर्वत से नीचे की ओर गिरती हैं तो बहुत तीव्र गति में, बहुत वेग के साथ बहती हुई जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छोटी कन्या भागी जा रही हो, दौड़ी जा रही हो। लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है बार बार कि ये इतनी तेज गति से किसके लिए दौड़ लगा रही हैं और किस लक्ष्य को ये प्राप्त करना चाहती हैं। आखिर कौन है जिसने इनको इतना बेचैन कर रखा है। और जब ये नदियाँ अपने पिता से अलग होकर आगे की ओर बढ़ती हैं तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे बेटी की उम्र बढ़ती चली जाती है और वह बालिकावस्था से किशोरावस्था की ओर, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर और युवावस्था से आगे की ओर बढ़ती हैं। तो कवि यहाँ बताते हैं कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर, क्योंकि पर्वतराज हिमालय तो सभी को प्रेम देता है ना, जैसे भारत की रक्षा करता है, भारतवासियों को प्रेम देता है, उसी प्रकार से एक पिता के रूप में नदियों को तो उन्होंने अतुल्य बहुत सारा प्रेम दिया है। और जब इन नदियों का हृदय अपने पिता के प्रेम से भी अतृप्त है, अतृप्त का मतलब हुआ कि संतोष नहीं मिला, उनको पिता के प्रेम से भी संतोष नहीं मिला, तो आखिरकार वह कौन होगा जो इनके इस प्रेम की प्यास को मिटा सकेगा। यानी अभी तो ये नदियाँ और आगे जा रही हैं और अधिक प्रेम पाने के लिए, तो आखिर किसका प्रेम पाना चाहती हैं और कौन ऐसा है जो इनके इस प्रेम की प्यास को बुझा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, जब ये आगे की ओर जाती हैं तो क्या देखती हैं, जो पर्वत हैं जो कि बर्फ़ से ढके हुए थे, जब आगे चलते हैं तो वो बर्फ़हीन पहाड़ियाँ आ जाती हैं, यानी उन पर बर्फ़ के ढके हुए आवरण नहीं होते हैं। अनेक घाटियों से होकर नदियाँ गुजरती हैं जहाँ पर पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं। बंदुर अधित्यकाएँ का अर्थ होता है पहाड़ी के ऊपर का समतल भाग, जहाँ पर पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ से होकर ये गुजरती हैं। सरसब्ज उपत्यकाएँ, सरसब्ज का मतलब होता है हरा भरा, हरियाली से युक्त, और उपत्यकाएँ का मतलब होता है तराई यानी कि घाटी। तो ये हरी भरी घाटियों से होकर गुजरती हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी ये तमाम ऐसे सुंदर सुंदर क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और अपनी विभिन्न लीलाओं को दिखाती हुई निकलती हैं। और जब ये खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाती हैं और किशोरावस्था की ओर पहुंच जाती हैं तो फिर क्या नज़ारे इनको देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब ये पहाड़ियों से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही हैं तो इनको अनेक ऐसे जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है जहां उन्हें अनेक प्रकार की वनस्पतियां और पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर लेखक ने जिक्र किया है देवदार के पेड़ों का, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगल, यानी इन सभी पेड़ों से गुजरकर जब ये नदियाँ जाती हैं तो इनको अपनी पुरानी बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा, क्योंकि हिमालय पर्वत पर जब ये पर्वत से होकर गुजर रही थी तब भी अनेक प्रकार की वनस्पतियों से इनका सामना होता था। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। इसका अर्थ है कि जब एक बेटी बहुत नटखट और बहुत शरारती होती है और पिता से जुदा होकर जब वह दूर चली जाती है तो वह पिता उसकी शरारतों को सोच सोच कर, उसकी कल्पनाएं करके अपना सिर धुनता होगा। यानी वह सोचता होगा कि मेरी बेटी कितनी नटखट थी, अब पता नहीं किस प्रकार से किस हाल में होगी, अपनी बेटी के विषय में चिंताएं करता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। और जब बेटियां अपने पिता से जुदा हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि उत्तर में विराट मौन के सिवाय, यानी जो बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियाँ हैं हिमालय पर्वत की, तो उनमें उत्तर दिशाओं की ओर क्या मिलता है, सिर्फ मौन मिलता है। एक गंभीरता प्राप्त होती है क्योंकि अब बेटियां पिता से अलग हो चुकी हैं और अब उनके पास सिर्फ मौन ही बचा है, यानी वे शांत ही रह जाते हैं। आगे लेखक लिखते हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसे कुबा भी कहा जाता है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं,
दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यहाँ लेखक बताते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही अनेक नदियों के नाम याद आ जाते हैं। दरअसल सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या हैं? ये दो महानद हैं और ये ऐसे महानद हैं जो कि किससे बने हैं? ये बहुत सी छोटी छोटी नदियों से बने हैं, जैसे कि रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। ये इन सभी नदियों से मिलकर बनते हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। और किस तरीके से बनते हैं? जो सिंधु महानद है ये पंजाब प्रांत से बहते हुए सागर में आकर मिलता है और जो ब्रह्मपुत्र महानद है वह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से बहते हुए अरब सागर में गिरता है। और ये महानद इन विभिन्न छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनते हैं। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। जैसे ही इन दो महानदों का नाम लिया जाता है, इन तमाम छोटी छोटी नदियों के चित्र हमारे सामने आ जाते हैं। दरअसल सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद हैं। हिमालय का दिल किसे कहा गया है? बर्फ को। जो बर्फ हिमालय पर्वत पर जम जाती है और वही बर्फ जब पिघल कर बूंद बूंद करके पहाड़ी से नीचे की ओर गिरती है तो उन्हीं से छोटी छोटी नदियां बनती हैं और नदियों से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम के महानद बनते हैं। तो इस प्रकार से इन महानदों का निर्माण होता है। और ये बाद में ये महानद कहाँ पर जाकर मिलते हैं? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं और ये महानद समुद्रों में जाकर गिरते हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो समुद्रों को बेटियां यानी हिमालय की ये जो दो बेटियां हैं ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला। यानी ये दोनों ही नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और एक प्रकार से कवि का भाव ये है कि दोनों नदियां प्रेमिकाएं हैं और अपने प्रेमी से जाकर ये मिल जाती हैं, समुद्र से जाकर मिल जाती हैं और एक प्रकार से इनका विवाह संयोग वहाँ पर हो जाता है। दोनों की जीवन का रिश्ता बन जाता है, एक दूसरे में ये मिल जाते हैं। जैसे पति पत्नी एक दूसरे में मिल जाते हैं, ये दो महानद भी समुद्रों में जाकर गिरते हैं और उनमें हमेशा के लिए शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो छात्रों, पाठ हिमालय की बेटियों में आपने देखा कि किस प्रकार से लेखक नागार्जुन जी ने नदियों को माँ के स्थान पे बेटी की संज्ञा दी है और किस प्रकार से उन्होंने इस बेटी के उम्र बढ़ने की कल्पना की है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये बेटी के रूप में मौजूद नदियाँ बड़ी होकर इनका विवाह भी हो जाता है और उसके बाद में ये हम सभी को माँ के रूप में दिखाई देती हैं। लेकिन ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारे इस पाठ के दो और वीडियो, भाग 3 और भाग 4। मैं आपको आज भेज रहा हूं केवल भाग 1 और भाग 2। भाग 3 और भाग 4 आपको मैं कल भेजूंगा और कल मैं आपको भाग 3 और भाग 4 के साथ प्रश्नोत्तर भी भेजूंगा। आज मैं आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ भेज रहा हूं। कठिन शब्द आपको 3-3 बार अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ आपको कम से कम 10 शब्दार्थ वाक्य प्रयोग करके लिखने हैं। बाकी सभी शब्दार्थों को आप जस के तस उतार लेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। और उसके बाद कल मैं आपको इस कहानी का बाकी का हिस्सा पढ़ाऊंगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका
BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में और मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां, और इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन जी, जिन्होंने हिमालय पर्वत को पिता और नदियों को उनकी बेटी के रूप में माना है। कल मैंने आपको पढ़ाया था किस प्रकार से हिमालय की ये बेटियां जन्म लेती हैं और कैसे उनकी उम्र आगे की ओर बढ़ती है। तो आइए इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं भाग 3 और भाग 4 की ओर। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये नदियां अपने प्रेमी से मिलने के बाद आगे की ओर बढ़ती हैं, और ये इन नदियों को प्रेयसी के रूप में न सिर्फ नागार्जुन जी ने बल्कि प्राचीन कवि महाकवि कालिदास जी ने भी देखा था। लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी परिकल्पनाओं में, जैसे यहाँ पर नदियों का प्रेमी समुद्र को बताया गया है, कालिदास जी ने नदियों का प्रेमी बादलों को बताया था। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं इस कहानी का अग्रिम भाग। आगे कवि कहते हैं, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यहाँ कवि कहते हैं कि जिन लोगों ने इन नदियों को सिर्फ मैदानी इलाकों में ही देखा है, वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये बड़ी बड़ी और सुसंस्कृत नज़र आने वाली महिलाओं जैसी नदियाँ जब अपने पिता की गोद में खेला करती थीं तो कितनी नटखट और शरारती हुआ करती थीं, क्योंकि बच्चियां तो सदैव ही शरारती और नटखट और चंचल हुआ करती हैं, और मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते। हाँ, जो व्यक्ति हिमालय पर जाकर इन नदियों का वह बाल रूप देखता है वही इस विषय में कल्पना कर पाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, अर्थात जब ये नदियाँ अपने बाल रूप में नंग धड़ंग होकर खेलती रहती हैं, चंचलता बिखेरती रहती हैं, तो वहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र भले ही ना हो, क्योंकि उन पहाड़ी आदमियों के लिए आम बात है, उन्होंने हमेशा ही इन नदियों को बच्चियों के रूप में देखा है, तो उनके लिए एक आम बात है। लेकिन जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं इनके लिए ये विशेष आकर्षण का केंद्र होती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं होती। यानी लेखक कहते हैं कि उनको नदियों का वह बाल रूप इतना सुहावना, इतना सुंदर लगा कि जब वो नदियाँ समुद्र से जाकर मिल जाती हैं तो उन्हें इस बात में कोई भी झिझक नहीं होती है कि समुद्र से उन नदियों का विवाह हो चुका है, समुद्र और नदी पति पत्नी बन चुके हैं और हिमालय उनका श्वसुर बन चुका है। पर्वतराज हिमालय श्वसुर और समुद्र उनका दामाद बन चुका है। लेखक कहते हैं कि उन्हें यह बात कहने में कोई भी झिझक नहीं होती है। आगे लेखक कहते हैं, कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कवि कहना चाहते हैं कि नदियों का जो सचेतन रूप उन्होंने देखा है वह आज से नहीं बल्कि पुराने लेखकों और कवियों ने भी देखा है। सचेतन का अर्थ होता है जिसमें प्राण हो। सचेतन, चेतन का अर्थ है प्राण, सचेतन यानी जिसमें प्राण हो, और अचेतन जिसमें प्राण न हो। और नदियों का मानवीकरण इस पूरे लेख में, इस पूरे निबंध में शुरू से ही किया गया है वैसे, क्योंकि मानवीकरण का अर्थ होता है कि अगर हम किसी निर्जीव वस्तु को, किसी प्राकृतिक और निर्जीव वस्तु को अगर
मनुष्य या मानवों की तरह इस रूप में कल्पना करें कि उसमें भी प्राण हैं और उसमें भी भावनाएं हैं बिल्कुल मनुष्यों की तरह, तो हम उसको मानवीकरण कहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि पुराने समय में जो कवि हुए थे कालिदास जी, उन्होंने भी एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था मेघदूतम, और मेघदूतम में उन्होंने नदी का मानवीकरण किया है। उन्होंने नदी ही नहीं बादलों का भी मानवीकरण किया था। और किस प्रकार से किया था, उनको एक बात याद आती है लेखक को कि कालिदास के विरही यक्ष, कालिदास के इस मेघदूतम नामक जो महाकाव्य है उसमें जो पात्र थे यक्ष और यक्षिणी थे। यक्ष और यक्षिणी एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो एक दूसरे से अलग हो गए। तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, जब यक्ष यक्षिणी से अलग हो गए थे तो यक्ष अपने संदेश अपनी प्रेमिका यक्षिणी तक कैसे पहुंचाते थे, बादलों के माध्यम से। मेघ का अर्थ होता है बादल, और बादलों को दूत के रूप में भेजा करते थे, यानी संदेश वाहक के रूप में। जो संदेश देता है उसे कहते हैं दूत। तो बादलों को वे संदेश वाहक के रूप में भेजा करते थे और अपनी प्रेमिका यक्षिणी तक उनको भेज दिया करते थे। तो कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत से यह कहा था कि रास्ते में तुम्हें वेत्रवती, वेतवा जो नदी है उसका पुराना नाम है वेत्रवती, रास्ते में वेतवा नदी पड़ेगी, उसको अपने प्रेम का प्रतिदान देते जाना। प्रेम का प्रतिदान, प्रतिदान का मतलब होता है कोई भी वस्तु दे देना। तो बादल किस प्रकार से नदियों को अपना प्रेम दे सकते हैं, बारिशों के माध्यम से। तो कालिदास जी ने कहा था कि यक्ष ने मेघदूतों से यह कहा कि जब तुम यक्षिणी के पास जाओ तो रास्ते में वेतवा नदी पड़ेगी, उस नदी में वर्षा करना और अपने प्रेम का प्रतिदान करना, उसके बाद आगे बढ़ना। यहाँ पर कालिदास जी ने नदियों और बादलों को प्रेमी और प्रेमिका बताया है, तो यहाँ भी मानवीकरण किया गया था। अलग अलग कवियों ने नदियों को और बादलों को, समुद्रों को अलग अलग रूप में देखा है। जैसे कि यहाँ पर लेखक ने समुद्र और नदी को प्रेमी प्रेमिका के रूप में बताया है, और कालिदास जी ने नदियों और बादलों को प्रेमी प्रेमिका के रूप में बताया था। प्रेम का प्रतिदान करते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, यानी जो नदियां हैं वो बहुत प्रसन्न होंगी जब तुम बारिश करोगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था, यानी कालिदास जी को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था, यानी नदियों को वे भी प्राणियों के रूप में माना करते थे और यही रूपक उनको पसंद था। नदियों को मात्र निर्जीव प्राकृतिक वस्तु नहीं बल्कि सजीव वस्तु वो माना करते थे और यही रूपक उनको पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यानी हो सकता है कि कालिदास जी भी हिमालय पर्वत पर गए हों, उन्होंने मैदानी इलाकों में भी नदियों को देखा हो और हिमालय पर्वत पर इन नदियों का अलग रूप देखा हो। तो जो भी व्यक्ति नदियों का ये अलग अलग रूप देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि ये नदियाँ सचेतक हैं, यानी इनमें प्राण हैं और ये मनुष्यों जैसी सभी भावनाएं इनमें होती हैं। ये छोटी भी होती हैं, ये किशोरावस्था में भी पहुंचती हैं, ये युवा भी होती हैं और इनका विवाह भी होता है। लेखक आगे कहते हैं, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा सा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट सा गया। तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक बताते हैं कि सभी लेखकों ने और कवियों ने नदियों को अलग अलग उपमाएं दी हैं और नदियों को अलग अलग रूप में माना है। अलग अलग रिश्ते नदियों से लोगों ने स्थापित किए हैं। जैसे एक लेखक हुए थे काका कालेलकर, उन्होंने नदियों को लोक माता कहा है। लोक माता का अर्थ होता है लोक यानी कि
जनता यानी कि दुनिया में रहने वाले लोग, और माता का मतलब होता है माँ, यानी कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों की माँ उन्होंने नदियों को बताया है, क्योंकि नदियों से ही जीवन प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में भी जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुईं वो नदियों के किनारे ही हुईं, और वैज्ञानिकों ने भी यह कहा है कि जल के कारण ही जीवन है। एक लोकोक्ति भी है, जल ही जीवन है। पृथ्वी पर इसीलिए जीवन है क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। आगे लेखक ने बताया है कि किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है, क्योंकि हर एक महिला माता बनने से पहले बेटी ही तो रही होगी, तभी तो बाद में वह माता बनी है। तो इनको हम बेटी के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लेखक ने नदियों के बेटी के रूप में लिखा है। जब वो हिमालय पर्वत से निकल कर जाती हैं तो चंचल शरारती छोटी छोटी बेटियाँ, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। लेखक ने नदियों को अलग अलग रूप में देखा है, बेटियों के रूप में, माता के रूप में और प्रेयसी के रूप में भी। जैसे वह समुद्र की प्रेमिका है, कवि कालिदास जी ने इनको बादलों की प्रेमिका बताया है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि बहुत से कवियों ने, लेखकों ने नदियों को बहन का दर्जा भी दिया है। और लेखक ये भी बताते हैं कि एक बार इनके साथ भी ऐसी घटना हो चुकी है जब ये तिब्बत की यात्रा पर थे। तिब्बत की यात्रा करते करते ये थक गए थे, इनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और वे थक कर सतलज नदी के किनारे पर बैठ गए। दोपहर का समय था और ये पैर लटका कर बैठ गए और इनके पैर सतलज नदी के जल के अंदर डूबे हुए थे। और जब उन्होंने प्रगतिशील जल ने असर डाला, प्रगतिशील यानी प्रगति का मतलब होता है बढ़ता हुआ, आगे की ओर बढ़ता हुआ, यानी आगे की ओर बढ़ते हुए जल ने जब इनके पैरों पर असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। तो ऐसा असर पड़ा कि ये ताजगी से भर गई, इनकी सारी थकान मिट गई और जो अपना स्वास्थ्य ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, ये रोमांचित और प्रफुल्लित हो उठे, खुश हो उठे। और खुशी में लोग क्या करते हैं, नाचने और गाने लगते हैं। तो यहाँ पर कवि भी गुनगुनाने लगे और इन्होंने गुनगुनाते हुए एक छोटी सी कविता भी रच डाली। और वह कविता कौन सी है? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि हे बहन सतलज तुम्हारी जय हो। यहाँ पर उन्होंने सतलज नदी को क्या बहन बताया है कि हे बहन तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी लीलाओं को देखकर हम सभी चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किन लीलाओं को देखकर? जल की धारा में जैसे ही लेखक ने अपने पैर डुबोए तो उनकी सारी थकान मिट गई, सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। तो इन लीलाओं को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हुआ मुदित, मुदित मतलब प्रसन्न, हुआ मुदित मन यानी मन प्रसन्न हो गया। हटा खुमारी यानी कि उनकी सारी थकान मिट गई। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं इसीलिए तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ, यानी तुम पर समर्पित होता हूँ। बलिहारी का मतलब होता है समर्पित। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। सतलुज बहन तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता कौन हैं? हिमालय हैं, जो कि बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि एक बेटी का पिता हमेशा ही चिंतित रहता है। जब बेटियां बड़ी होती जाती हैं तो पिता की चिंता बढ़ती जाती है। और सतलज नदी जो कि पूरी युवा अवस्था पर है, तो हिमालय तो बहुत ही चिंतित रहा होगा, लेकिन वह चुपचाप रहता है। अपनी व्यथा, अपना कष्ट, अपनी चिंता आखिरकार किससे कहे? पर्वतराज हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, प्रकृति यानी कि नेचर, और नटी का अर्थ होता है जो अनेक प्रकार के तमाशे दिखाते हैं। यानी प्रकृति क्या है? अनेक प्रकार के तमाशे दिखाती है लोगों को। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, यानी कि पूरी प्रकृति के पट पर, यानी प्रकृति के धरातल पर चित्रित है। क्या चित्रित है? अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। हिमालय जो अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अद्भुत यानी कि बहुत ही अनोखा हिमालय पर्वत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, सतलज बहन तुम्हारी जय हो।
तो छात्रों, ये था पाठ हिमालय की बेटियां, और देखा आपने किस प्रकार से हिमालय पर्वत की ये बेटियां युगों युगों से हमारे लिए जीवनदायिनी के रूप में मौजूद हैं और सभी को जीवन प्रदान कर रही हैं। न सिर्फ मनुष्य बल्कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु सभी को जीवन प्रदान करती हैं। ये नदियां, तमाम सभ्यताएं इन्हीं नदियों के किनारों से विकसित हुई हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी का जीवन इन्हीं नदियों की बदौलत है। ये नदियां भले ही हिमालय की बेटियां हों, परंतु हमारे लिए तो जीवनदायिनी माँ के समान है। लिहाजा हमको इन नदियों को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए क्या करना होगा? प्रदूषण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नदियों को शुद्ध और साफ रखें, प्रदूषण बिल्कुल ना करें। कोई भी ऐसा पदार्थ नदी के अंदर न फेंकें जिससे कि नदी का पानी प्रदूषित होता हो। सभी जानते हैं कि यमुना नदी की वर्तमान में स्थिति क्या है। यमुना नदी के शुद्धिकरण के लिए सरकारों के द्वारा हालांकि अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। गंगा नदी को भी शुद्ध करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की बनती है कि हमें भी इन जीवनदायिनी माँ को, नदियों को बचाने के लिए आगे आना होगा और प्रदूषण कम से कम रोकना होगा। प्रयास ये करना होगा कि हम प्रदूषण बिल्कुल ना करें। तो छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको भेज रहा हूँ कुछ प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर मैं आपको PDF फाइल में भेज रहा हूँ। इन प्रश्नोत्तरों को आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और साथ ही याद भी करना है। साथ ही मैं आपको एक असाइनमेंट भी भेज रहा हूं जिसमें कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। उन प्रश्नों की उत्तरमाला मैं आपको अगले हफ्ते के कंटेंट के साथ भेजूंगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।